Hello everyone, welcome to Study Room. This is your educator Anisha, and in today's video we are going to discuss MCQs अपने definition based and reasoning and assertion based ये दो type के MCQs अपन इस वीडियो में cover करने वाले हैं. Motion chapter number 8 इसका theory part is already covered. The videos are up and about part 1, part 2, part 3. If you have not seen the videos, make sure to go and check them out once, or if you're not subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel, like the video, share the video and comment on the video. And let's get started definition based MCQs के साथ. ठीक है. Now the question number 1 given is a particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be. मतलब एक particle है जो एक circular path पे घूम रहा है जिसका radius दिया हुआ है r. The particle moved from point A to point B. Half a circle मतलब उसने घूमा है इतना. हमें बताना है कि इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है. अब यार ये तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, ये दिख रहा है ना. तो अगर इतना आर है तो इतना आर प्लस आर हो जाएगा, जो पूरा डायमीटर है वो हो जाएगा. तो अपना क्या है आंसर, क्या डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ए से बीच के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2r, जो अपन को ऑप्शन में भी दिया है. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. अब देखो जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनिशियल पॉइंट इज नॉट इक्वल टू फाइनल पॉइंट, तो जीरो तो हो नहीं सकता. पाई आर, पाई की वैल्यू पुट करने के लिए कुछ इक्वेशन ही नहीं बनी तो पाई आर भी नहीं होगा. 2r तो अपन ने अभी देख ही लिया आंसर क्यों है, क्योंकि ट्वाइस द रेडियस जो अपना डायमीटर था वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था हाफ अ सर्कल के बीच में. 2 पाई आर, अगेन 2 पाई आर भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 पाई आर तो पूरा सर्कमफेरेंस होता है ना सर्कल का, लाइक जो पूरा डिस्टेंस कवर होता है. तो पूरे डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही, हाफ अ सर्कल ही कवर किया गया है. तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2r. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u. द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट विल राइज इज. मतलब अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब बॉडी नहीं, मान लो स्टोन है कि एक स्टोन को आपने ऊपर फेंका. जब आपने ऊपर फेंका तो उसका वेलोसिटी था u. अब ये चीज़ हम वीडियो से पढ़ के आए कि जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, उनकी फाइनल वेलोसिटी होती है 0. क्यों? क्योंकि जब आप स्टोन को ऊपर फेंकोगे फिर वो नीचे भी तो आएगा, और जब वो नीचे आएगा तो वो ग्राउंड पे गिरेगा और वो एक रेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, फिर वो मूव नहीं करेगा. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब गिर जाते हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, 0. तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें दी है अपनी इनिशियल वेलोसिटी u, हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और पूछा है कि द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज. मतलब अगर आप एक स्टोन को ऊपर फेंकोगे तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये डिस्टेंस जो स्टोन इतना कवर करेगा जब आप इसको फेंकोगे, तो ये डिस्टेंस बताना है कितना होगा. तो ये बात तो आ गई यार कि ये जो हाइट होगी वो अपन की हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि द हाइट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन इतने तक, जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट आएगा. अब बोला है कि इनिशियल पॉइंट मिल गया, फाइनल पॉइंट मिल गया, हाइट मिल गई. लाइक हाइट अभी निकालेंगे, लेकिन हाइट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. क्या हमें एक्सेलरेशन पता है? यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में कुछ g की बात हो रही है. दिस g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशन. नेक्स्ट चैप्टर में अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस g के बारे में. अभी इतना देख लो कि इस g का मतलब होता है ग्रेविटेशन. तो जब भी आप बॉडी के ऑपोजिट काम कर रहे हो, मतलब ग्रेविटेशन कहाँ नीचे खींचता है ना, अर्थ की तरफ हो है ग्रेविटेशन. तो जब आप एक स्टोन को ऊपर फेंकोगे तो आपने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया, आपने ऊपर फेंका जबकि ग्रेविटेशन आपका नीचे है, तो मतलब आपका एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन अपना नेगेटिव है. तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव g. अब देखो, अब जब u v h a सब मिल गया है तो क्या अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में अपन की टाइम की बात नहीं होती, वो पोजीशन वेलोसिटी की इक्वेशन होती है. तो थर्ड इक्वेशन लगा के देखते हैं. थर्ड इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो वी स्क्वायर हो जाएगा अपना यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. तो अब अपन इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. ठीक है. तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. क्या ये हमें ऑप्शन में दिया था? बिल्कुल, योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर.
क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वही अपन की हाइट होगी, इसलिए आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज u²/2g। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्टेस्ट पाथ आप ले सकते थे, डिस्टेंस है जो एक्चुअल पाथ है। क्या शॉर्टेस्ट पाथ कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? क्या जो शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है, भले ही आपने उस पर ट्रैवल किया या नहीं किया, वो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड से छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है? अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच एग्जिस्ट करता है, तो यार ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। फिर मैं ऐसे जाऊँ, मैं ऐसे ऐसे करके जाऊँ, मैं ऐसे ऐसे करके जाऊँ, ये सारे पाथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे तो बड़े ही रहेंगे ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, वो इक्वल हो सकता है कि हाँ मेरे को ए से बी जाना था तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ जो था उसी से चली गई, तो ए से बी मेरा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि जो न्यूमेरिकल रेशियो होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, मतलब बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि रेशियो क्या होता है, अपॉन में वैल्यूज होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की बात हो रही है। अब कभी भी मैथ्स में कोई ऐसा आपको दिया है फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, तो व्हेनेवर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, आंसर क्या आता है? आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1 ना। ये तो मैथमेटिकल भाई प्रूफ बोल दो आप कि जब भी अपना न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर के तो आंसर विल बी स्मॉलर देन 1। और अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, मतलब किसी एक केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो इक्वल आ सकता है वो 1 के। अगर मेरे को 5 किलोमीटर्स का एक रास्ता था और मैंने 5 किलोमीटर वाला ही शॉर्टेस्ट पाथ लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा न्यूमेरिकल रेशियो इन दोनों के बीच आ जाएगा 1। तो या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा और हमारा पूरा फ्रैक्शन 1 से छोटा हो जाएगा, या तो हो जाएगा वो इक्वल टू 1। इसलिए योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, like the numerical ratio of displacement and distance for a moving object is always equal to or less than 1. क्यों? Simply because displacement is never greater than the distance traveled, वो हमेशा छोटा ही वैल्यू देगा compared to distance, या तो फिर equal हो सकता है। Question number 4 is, if the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करा करो कि क्या एक ऐसी डेफिनेशन दी है जो मेरे को ऑलरेडी पता है किसी और वर्डिंग्स में। देखो अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, ऑप्शन क्या दिए हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिट टाइम की और मीटर की बात हो रही है, तो मतलब ऐसा यूनिट देखते हुए चलते हैं। तो वेलोसिटी में हमें पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, तीनों ऑप्शन अपन के एक्सेलरेशन की है, तो इसका यूनिट अपन को पता होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड और इसमें होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन को क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो तो मीटर पर स्क्वायर होता है, एक ही मीटर पर सेकंड होता है, मतलब पावर उसकी सिर्फ 1 है। हमें बात करनी है स्क्वायर ऑफ टाइम की, मतलब पावर होनी चाहिए 2, तो वो एक्सेलरेशन में होती है। ठीक है, अब दिया क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अब देखो अपन को पता है डिस्प्लेसमेंट किसके साथ बात हो रही है, टाइम के साथ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपन को पता है क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। मतलब बात हो रही है ये दोनों चीजें हैं साथ में प्रपोर्शनल, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम
इज कांस्टेंट, मतलब प्रपोर्शनल बोला है तो मतलब कांस्टेंट है। अब यार ये डेफिनेशन आप देखो किस चीज़ की डेफिनेशन है, बहुत डायरेक्टली डेफिनेशन ये अपन को दे के रखी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ज़रूर है बट वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए अपन का ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, विच इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मतलब वेलोसिटी। लेकिन ऑप्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वो मीटर पर सेकंड की बात कर रहा था, तो हमारा स्क्वायर ऑफ टाइम का क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्ट डेफिनेशन दी के रखी थी, बस थोड़ी सी ट्विस्टेड लैंग्वेज में, क्योंकि यार पेपर का क्वेश्चन है तो कुछ तो घुमाएंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, ये अपन को देखे रखा है एक वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 सेकंड ले लो, 5 सेकंड ले लो, यार इतना कॉन्सेप्ट सब पढ़ा है ये तो पता ही होना चाहिए ना। जब वीटी ग्राफ में पैरेलल होती है लाइन तो मतलब ये अपनी वेलोसिटी है, ये है टाइम, तो अपना स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन, राइट। और एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब ये अपना किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि ना तो वो इंक्रीज हो रही है ना तो वो डिक्रीज हो रही है, लाइन इज स्ट्रेट। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो वेलोसिटी की बात तो हो नहीं रही, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है, ऑब्जेक्ट का पाथ ये स्लोप है, एंड द स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ्स गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second, it implies that the boy is, अब merry-go-round पता है क्या होता है, merry-go-round is that carnivals में या मेले में ऐसे देखा होगा ना, एक हॉर्सेस रहते हैं और वो गोल 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 घूमते रहते हैं, मतलब ऐसे बच्चों का वो होता है ना, लाइक ऐसा टेंट बना रहता है ऊपर और ऐसे अलग अलग हॉर्सेस, मान लो हॉर्स है ये, और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है पूरे टाइम, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल, इसके ऊपर आप बैठ जाते हो तो गोल गोल घुमाता है, ठीक है। तो एक बच्चा ये राइड एंजॉय कर रहा था और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा था, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, मैरी गो राउंड अपन का सर्कल्स में घूमता है, तो इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट, इज मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, इन एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये अपन का किस चीज़ का, ये अपन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थ्योरी इसमें लगेगा। अपन को पता है जब सर्कल की बात होती है, सर्कुलर मोशन की बात होती है, इनफाइनाइट साइड्स होते हैं सर्कल के, हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि साइड इनफाइनाइट है तो डायरेक्शंस भी इनफाइनाइटली आप चेंज करोगे, डायरेक्शंस आप इनफाइनाइटली चेंज करोगे, मतलब वेलोसिटी आपकी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी अपन की क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी विच इज कंसर्न बोथ विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखते हैं अपन ऑप्शंस को, क्या वो बच्चा रेस्ट पे हो सकता है, भाई मूव तो कर रहा है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मैरी गो राउंड हिल तो रहा है, तो रेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। सेकेंड इज मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा, एक्सेलरेशन तब नहीं होता जब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ना, सर्कल की बात हो रही है, सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो सर्कल में तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन इन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि अगेन यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, यू आर changing your direction constantly, मतलब you are changing your velocity and the rate of change in velocity is what is known as acceleration, तो ये एक accelerated motion में है। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगेन ये नहीं हो सकता, क्योंकि यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो तब होती ना जब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, जब दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहते, लेकिन हमें पता है सर्कुलर मोशन में अगेन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शंस चेंज होंगे, क्योंकि एक सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स होते हैं।
तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन. Question number 7 is area under a VT graph represents a physical quantity which has the unit. अब ये क्वेश्चन समझने के लिए ये तो देखना पड़ेगा जो अपन का VT ग्राफ होता है, ये मान लो अपना है x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, ये है स्लोप. ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, VT ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो पढ़ के ही आए हो ना. क्या होता है VT ग्राफ के अंडर द एरिया, बताता है ये अपन को डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से फर्क पड़ता है. तो हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो जब हमें यहाँ पे वेलोसिटी दी है और हमें टाइम दिया है तो हमारा एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस तो डिस्टेंस भी बता सकता है. और डिस्टेंस की अब यूनिट क्या होती है, क्या मीटर स्क्वायर होती है, नहीं. मीटर क्यूब नहीं होती, मीटर पर सेकेंड नहीं होती. मीटर की यूनिट हमें पता है, डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मीटर. तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम, दैट स्टैंड्स फॉर मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 cars A, B, C and D आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड. मतलब एक ही लेवल पे है वो रोड, सेम लेवल पे चारों कार्स चल रही हैं. देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर गिवन हियर. ये अपन का डिस्टेंस ग्राफ है A, B, C और D का. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. मतलब 4 कार्स हैं, वो लेवल रोड पे चल रही है, हमें इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब यार देखो, ग्राफ देखकर ही समझ आ रहा है कि स्टीपनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, क्योंकि 4 लाइन है जिन चारों का लेवल स्टीपनेस अलग है. अगेन ये चीज़ अपन को पता है कि जितना स्टीप होता है ग्राफ उतनी उसकी स्पीड तेज होती है. मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपन को क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अपन को देता है स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और जितना स्टीप आपका ग्राफ है, मतलब जितना ये सीधा है उतनी ज़्यादा अपन की स्पीड होगी. मतलब दी हायर द स्टीपनेस, द मोर द स्टीपनेस, दी हायर द स्पीड. अब देखो, अब ऑप्शन ए है कि कार ए इज़ फास्टर देन कार डी. क्या कार ए कार डी से फास्ट हो सकता है? कार ए का जो स्लोप है वो तो कार डी के नीचे है ना, तो वो तो स्लो होगी कार डी से, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है. कार बी इज़ द स्लोएस्ट. कार बी का स्लोप क्या सबसे नीचे है? बिल्कुल सबसे नीचे है, मतलब ये सबसे कम स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी तो सही है. फिर भी एक बार दोनों ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन सी इज कार डी इज फास्टर देन कार सी. क्या कार डी कार सी से फास्टर है? नहीं है, क्योंकि कार डी का अगेन स्लोप कार सी से नीचे है, मतलब उसकी स्पीड कम है कार सी से, तो ये भी गलत. एंड कार सी इज द स्लोएस्ट, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग बिकॉज कार सी इज द फास्टेस्ट. तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट कार बी इज द स्लोएस्ट, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो सबसे कम स्टीप था, सबसे नीचे था, तो दैट इज द स्लोएस्ट कार. क्वेश्चन नंबर 9 इज स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू. तो अभी देख क्या है, वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है. ये क्वेश्चन नहीं बना तो यार कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ो, फिर से बुक रीड करनी पड़ेगी. वी टी ग्राफ का अभी तक देख रहे थे, स्लोप अपन को देता है एक्सेलरेशन. ये जो स्लोप है ये अपन को क्या देगा, एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो अपन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस के इक्वल है. मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमने वही कवर किया है, वही हमारा एक्चुअल पाथ टेकन है, वही हमारा डिस्टेंस है. ठीक है. ऑप्शन ए इज इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. ये तो यार देखने में ही लग रहा है, ये कार है, ये रोड है अपन की, इस पे आपकी कार चल रही है, स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट रोड में आपका डिस्टेंस भी यही रहेगा. आपको फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. स्ट्रेट रोड है तो आप क्यों मुड़ोगे कहीं पे, आप सीधा सीधा ही जाओगे, तो ये डिस्टेंस ए बी हो गया. अब ए और बी के बीच में अपन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी ए बी है, तो ऑप्शन ए तो सही है. जब कार एक स्ट्रेट रोड पे चलती है तो अपन कार स्ट्रेट रोड पे हर वो कोई टर्न नहीं करेगी ना, क्योंकि रोड सीधा सीधा है, तो डिस्टेंस भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी. जो शॉर्टेस्ट पाथ हम ले सकते थे हम वही ले रहे हैं, तो ऑप्शन ए तो सही है. ऑप्शन नंबर बी भी, बी सी डी भी देख लेते हैं एक बार. बी इज इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. मतलब कार फॉर एग्जाम्पल ये है आपका वो सर्कुलर पाथ और ये है आपकी कार, तो
कार को जाना था यहाँ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो रास्ता तो यहाँ बना हुआ है, तो ये यहाँ से जाएगी और यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये सीधा है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे पहाड़ है, तो यार डिस्टेंस तो ऐसे तो वो नहीं आएगी ना, उसको तो ऐसे घूम कर ही आना पड़ेगा। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है वो ये कर रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपन का डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। तो ये आंसर, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द पेंडुलम मूविंग टू एंड फ्रो, मतलब जैसे ये पेंडुलम है और ये ऐसे आगे पीछे हो रहा है। तो जब पेंडुलम का मूवमेंट अपन देखते हैं तो ये कर्वी मोशन में आता है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये ऐसे थोड़ा सा स्लाइट कर्व में जाता है। तो अगेन सर्कुलर मोशन तो अपन ने अभी देखा, सर्कुलर मोशन कभी अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा ही नहीं, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगेन ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब ये अपन का सन है, ये अपन का अर्थ है। अगेन ये भी एक सर्कुलर मैनर में ही मूव करेगा। अगर अर्थ को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आधा साल लग जाता है इसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता तो वो ऐसे करके भी तो जा सकता था। शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट तो यही करता है ना, सन को अब वो मार के थोड़ी ना निकल जाएगा, लेकिन उसको तो यही पाथ लेना पड़ेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है वो एग्जिस्ट करती है विच इज़ नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं है। आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तभी अपन का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। चलो एमसीक्यूज देख लिया अपन ने। अभी कौन से देखे? बेस्ड ऑन डेफिनेशन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन वाले अपन ने देखे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत सिंपल लगते हैं वो क्वेश्चन। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगेन वॉच द वीडियोस, अपनी बुक्स एक बार पढ़ लो, कोई भी डाउट है आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं एमसीक्यूज ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। अब असर्शन और रीजनिंग के कैसे होते हैं? असर्शन इज बेसिकली अ स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट देते हैं और उसकी एक रीजनिंग देते हैं, मतलब क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स आते हैं, एक आता है असर्शन, एक आता है रीजनिंग। आपको ये बताना है कि क्या वो असर्शन ट्रू है, क्या वो रीजनिंग ट्रू है, और क्या अगर दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है। ठीक है, क्या 4 स्टेप्स में क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहले असर्शन और रीजनिंग दोनों को अपन अलग अलग करके देखेंगे, ट्रीट देम एज इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। सेकेंड स्टेप अपन देखेंगे कि क्या अपन का असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है असर्शन की, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये पता करो। थर्ड स्टेप इज क्या रीजनिंग जो दी है वो ट्रू है या फॉल्स है, जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये फाइंड आउट करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप, दोनों के बीच में कोई को रिलेशन है कि नहीं, अगर दोनों ट्रू हैं तो। इसके 4 ऑप्शन जो देते हैं असर्शन और रीजनिंग के, सारे क्वेश्चंस में यही 4 ऑप्शन रहते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, बायो, केम, मैथ्स, इंग्लिश, कोई सा भी असर्शन रीजनिंग का अगर आपका क्वेश्चन है, यही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इस रीजन की वजह से ये असर्शन ठीक है, मतलब इट्स द करेक्ट रीजनिंग ऑफ द असर्शन। ऑप्शन बी इज बोथ असर्शन ए एंड रीजन बी आर ट्रू, मतलब दोनों चीज़ें ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब इस रीजनिंग की वजह से ये असर्शन ट्रू नहीं है। रीजनिंग अपने आप में ट्रू है, असर्शन अपने आप में ट्रू है, बट इस रीजनिंग की वजह से ये असर्शन ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, मतलब हमने चेक करना था ना पहले कि इंडिविजुअल आज स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो ऑप्शन सी में होता है कि असर्शन ठीक है बट रीजन ही गलत है, तो कोरिलेशन की तो बात ही नहीं आती। एंड ऑप्शन नंबर डी इज असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट आप दोनों स्टेटमेंट्स रीड करो, ये नहीं कि अगर असर्शन देख लिया कि फॉल्स है तो रीजन पढ़ा ही नहीं, रीजन भी रीड करो, ये पता करो कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। अगर कोई सा भी एक फॉल्स हो जाएगा तो कोरिलेशन की बात ही नहीं आएगी। ऑप्शन डी में क्या होगा कि अपना असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ये 4 ऑप्शन अपन को देते हैं। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज असर्शन ए दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी 0 बट द कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0, मतलब डिस्टेंस किसी भी पाथ में अगर है तो डिस्टेंस कवर्ड इज नेवर 0, मतलब डिस्टेंस तो कुछ कवर होगा ही
बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। क्या ये बात सही है? क्या डिस्प्लेसमेंट किसी भी केस में ज़ीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब अपन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तब अपन का क्या होता है, अपन बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठी अपने घर पे, आई वेंट टू अ गार्डन टू जॉग, ये गार्डन है अपना, और गार्डन में जॉग करने के बाद मैं घर वापस आ गई, तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम हुआ ना, क्योंकि मैं कहाँ गार्डन से होते हुए वापस घर आई। तो इसलिए द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ दोनों पॉइंट्स निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या निकलेगा? ज़ीरो। ठीक है, बट डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है, मैं यहाँ से यहाँ तक गई फिर मैं वापस घर आई। अगर ये 5 किलोमीटर्स का रास्ता है तो मैंने 10 किलोमीटर्स पूरे कवर किए हैं, जाने में 5, आने में 5। ठीक है, अब इसकी रीजनिंग दी है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड में नॉट ऑलवेज बी इक्वल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, इक्वल हो। सही बात है, क्योंकि जैसे इसी केस में आप देख लो कि मैं गई, मैं आई, मैंने डिस्टेंस कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट आया ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सही है, सेम है। तो ये अपना स्टेटमेंट हो गया ट्रू, और ये भी स्टेटमेंट हो गया ट्रू। मतलब ऑप्शन अपन का ए या फिर बी में से कोई सा आएगा। अब क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ना होने से कोई रिलेशन है कि डिस्प्लेसमेंट मेरा ज़ीरो हुआ? नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा भी तो केस हो सकता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेरे को जाना था, तो मैं ऐसे करके गई, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ जो एग्जिस्ट करता है वो तो ये था ना, ए से लेके बी तक। तो इस केस में भी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जो एक्चुअल पाथ मैंने कवर किया। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ज़ीरो होना और डिस्टेंस का ज़ीरो ना होना, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अपन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, दैट इज अपन की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रीजन एंड असर्शन, मतलब दिस रीजनिंग इज नॉट वैलिड फॉर दिस असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन दिया हुआ है कि अ बॉय राइडिंग ऑन बाईसाइकिल इन अ क्राउडेड स्ट्रीट एग्जिबिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर एक बच्चा साइकिल चला रहा है और बहुत भीड़ है, मतलब आप भी अगर कभी साइकिल या बाइक या एक्टिवा लेके जाओगे रोड पे और बहुत भीड़ है, तो क्या आप यूनिफॉर्म मोशन में ही चलाओगे गाड़ी? क्या आप पूरे टाइम 5 किलोमीटर में ही चलाओगे भले ही सामने कोई भी आ जाए? नहीं ना, आप ब्रेक लगाओगे, आप कभी रेस दोगे, कभी एक्सलरेट करोगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करेगा। रीजन दिया है कि द बॉय कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अपन की किस चीज़ की डेफिनेशन होती है? अपन की होती है यूनिफॉर्म मोशन की। तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है तो ये तो यार स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें जो असर्शन था उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही थी, लेकिन हमें रीजनिंग में दिया है कि द बॉय कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है, क्योंकि बॉय ने तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाया है, उसने इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर किया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसने अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो अपन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो रिलेशन की तो बात ही नहीं है, बस इतना कि असर्शन हमारा ट्रू था और रीजन हमारा फॉल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या वेलोसिटी को अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? बिल्कुल सही, यही बात होती है वेलोसिटी की। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस उसको डायरेक्शन भी चाहिए, और दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है कि वो स्पीड बताता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन इसकी रीजनिंग दी है कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड। ये भी सही बात है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो अपना असर्शन भी ट्रू है, अपना रीजन भी ट्रू है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है? क्या वेलोसिटी और स्पीड की एसआई यूनिट सेम होने से वेलोसिटी की डेफिनेशन में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा भाई। एसआई यूनिट हो जाए सेम स्पीड से, उसमें वेलोसिटी की डेफिनेशन में क्या चेंज आ रहा है? क्या एसआई यूनिट सेम होने की वजह से हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन मिलती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका डेफिनेशन बना है कि वो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं, लेकिन ये रीजनिंग इस असर्शन के लिए वैलिड नहीं है। मतलब
चीज़ें ट्रू हैं, बट ये रीजनिंग इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन दिया है अ स्टोन टाइड विद अ पीस ऑफ थ्रेड डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन बीइंग रिलीज्ड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो अब यूसीएम अगर सुना था कि क्या एक्सप्लेन करा है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोन लिया है, स्टोन की चारों तरफ आपने धागा बांधा और आप उसको ऐसे 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 गोल घुमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका मन था कि मैं तो ऐसे घुमाऊंगा। तो आप ऐसे ऐसे अगर गोल घुमाओगे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप उसको छोड़ दोगे, अगर आपने वो धागा घुमाते घुमाते छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो स्टोन होगा वो पहले सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, फिर वो एक टैंजेंशियल पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि सर्कल में क्या होते हैं, इनफाइनाइट साइड्स होते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हट जाए, जो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी सेंटर से वो हट जाए, तो मतलब उसका सर्कुलर मोशन डिसरप्ट हो जाए, कुछ भी एक्सटर्नल हिंड्रेंस आ गया, अगर वो किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर गोल घूम रहा था, वो चीज़ अगर हट जाए तो वो अपनी टैंजेंशियल पोजीशन पे चलता रहेगा, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। मतलब अगर वो इस पॉइंट पे था तो ऐसा चला जाएगा, इस पॉइंट पे था तो ऐसा चला जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसा और इस पॉइंट पे ऐसा। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वो जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा था वो वैसा ही सीधा का सीधा निकल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ, कि जब एक सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है, भले ही वो आप धागे से स्टोन ही क्यों ना घुमा रहे हो, अगर वो आप बीच में छोड़ दोगे, आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हटा दोगे, तो वो सीधा सीधा चला जाएगा, क्योंकि अब उसके पास सर्कुलर मोशन में घूमने की कोई वजह ही नहीं है। रीजन दिया है कि अलोंग द सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। ये तो अभी तक तो समझ ही आ जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है, क्योंकि क्या एक सर्कुलर पाथ का हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में डायरेक्शन सेम रहता है? नहीं रहता, क्योंकि अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट साइड्स और हर एक साइड में डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इस पॉइंट पर अगर ये डायरेक्शन है तो इधर ये डायरेक्शन हो जाएगा, इधर ये डायरेक्शन हो जाएगा, इधर ये मतलब जो टैंजेंट है वो आपको उसका डायरेक्शन भी देगा कि हर एक पॉइंट में डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। इसलिए तो बोलते हैं कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि असर्शन ए बिल्कुल ट्रू है, लेकिन रीजन आर दिया ही फॉल्स है, तो कोरिलेशन की तो बात ही नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि असर्शन इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। मतलब जब आप वेट मेजर करते हो, अपना वेइंग मशीन या कहीं भी आप वेट मेजर करते हो, तो वो क्या वेट होता है? आपको कोई चीज़ नीचे खींच रही है ना, कितने अमाउंट में वो चीज़ नीचे खींच रही है, वही तो वेट है। लाइक वेट आपको कैसे पता चलता है? अगर ये आप खड़े हो तो द ग्रेविटी पुलिंग यू डाउनवर्ड्स, कितने फोर्स से आपके बॉडी मास को वो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, वही तो है ऑब्जेक्ट। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो दिस इज बिल्कुल ट्रू। रीजन इज इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड। ये कैसे सवाल हुआ? अभी देखा, एरो तक बनाए हैं भाई नीचे की तरफ, ग्रेविटी ऊपर थोड़ी ना उड़ाती है, ग्रेविटी पुल्स यू डाउनवर्ड्स। तो ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कौन सा ऑप्शन अपना सी होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपना असर्शन है ट्रू, लेकिन उसकी जो रीजनिंग दी है वो बिल्कुल फॉल्स है। अगेन कोरिलेशन की बात ही नहीं है, अपन के ऑप्शन नंबर सी क्या था कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, असर्शन है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड देयर प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब मोशन ऑफ सैटेलाइट्स क्या होता है? मोशन ऑफ सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। जैसे मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, राइट। तो अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है मून, तो वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो जब वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो मतलब क्या है? वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। हर पॉइंट ऑफ टाइम में वो एक्सेलरेशन दिखा रहा है, हर पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि ये तो भाई अब 100 बार बोल दिया, अब तो रट जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है क्योंकि एक सर्कुलर शेप में इनफाइनाइट साइड्स होंगे, तो इनफाइनाइटली डायरेक्शन चेंज होगी, तो मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट टाइम में, तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये स्टेटमेंट तो है ट्रू। रीजन दिया है कि ड्यूरिंग देयर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्स्टेंटली। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वर्ड कहाँ से आता है? देखो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अपन की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ से आता है कि जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है, वो यूनिफॉर्म रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। और वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी चाहिए। वेलोसिटी को क्या क्या चाहिए? वेलोसिटी को चाहिए मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी को चाहिए डायरेक्शन, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड पूरे टाइम कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये स्टेटमेंट भी अपना ट्रू। अब देखो, क्या ये रीज़न इस असर्शन के लिए सही है? एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में अपन ने अभी सुना कि एक्सेलरेटेड मोशन क्यों था, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, और रीज़न में हमें बिल्कुल सर्कुलर मोशन की ही डेफिनेशन दे के रखी है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और इस रीज़न की वजह से ये असर्शन सही है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है कंटिन्यूसली, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन आ रहा है इस यूसीएम की वजह से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इस केस में। क्वेश्चन नंबर 7 इज असर्शन दिया है A tiger can accelerate from rest at the rate of 4 meter per second square, और इसका रीज़न दिया है कि the velocity attained by tiger in 10 seconds is 40 meter per second। मतलब क्या बात हो रही है? अपन को अपन की velocity दी है, फाइनल वेलोसिटी अपन को पता है क्या होती है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT अपन की फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। अब यहाँ पे टाइगर रेस्ट पे है पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी अपन की हो जाएगी 0 प्लस एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 इंटू टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, तो ये कर देंगे अपन 10। तो वेलोसिटी हो जाएगी अपन की 4 मीटर पर सेकेंड, और यही तो 4 मीटर पर सेकेंड ही उनने वेलोसिटी फाइंड करके दी है। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों? क्योंकि अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व करके देख लिया, तो यही वैल्यू आई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि 10 सेकेंड में 40 मीटर एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड आई। ये वैल्यूज अपन ने पुट करी इक्वेशन में, तो द गिवन वेलोसिटी वी गॉट। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। असर्शन सही है, रीजन सही है, और इस रीजन की वजह से ये असर्शन सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी लुक्ड एट अपन के डेफिनेशन बेस्ड के एग्जाम्पल्स, और अपन ने देखे अपन के assertion and reasoning based के questions। अभी case based study MCQs भी we'll look at in the next video, so make sure to stay tuned to the channel, subscribe to the channel if you haven't already, like the video, share the video, comment on the video if you have any doubts, anything. Comment section is open for you guys, and I'll see you guys in the next video.